हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGAE 182 कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। बहुत आप लोगों के मैसेज आए इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गाइज़ मेरे पास इसका कोई मटेरियल, कोई बुक, कुछ भी हार्ड कॉपी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इसका आंसर मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगी और वर्डिंग में बहुत ईजी रखूँगी, जिससे कि आप अपने आंसर को लिख पाएँ और काफ़ी हद तक अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ। और प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट करिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसका कल एग्जाम आपका आफ्टरनून में है या मॉर्निंग में। अगर आफ्टरनून में है तो और भी अच्छी बात है, हो सकता है 2-3 वीडियोस में और अपलोड कर दूँ, और अगर मॉर्निंग में तो फिर टाइम की थोड़ी ज़्यादा ही शॉर्टेज इस वक्त चल रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो BEGAE कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का ये पेपर है आपका, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सचेंज करना एक या एक से ज़्यादा लोगों में या उससे भी ज़्यादा बड़े ग्रुप में। तो कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे मैं जब बोल रही हूँ तो आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है, तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया कि जो मुझे समझाना था, जो मेरे थॉट्स थे, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर की हेल्प से भी हो जाता है, जिसमें आपको कोई भी मैसेज मिल जाता है। न्यूज़ आप टीवी में देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसके हेल्प से भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इन शॉर्ट यही होता है कि जहाँ पे आप अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। अब जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल। तो ये हो गया नॉन वर्बल और ये होता है वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जो चीज़ आप बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन वर्बल। तो पहले आप थोड़ा कम्युनिकेशन की 2-3 लाइन्स में डिफाइन कर देना, उसके बाद में आपको बताना है कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल, सेकंड वन इज नॉन वर्बल। और आपको डिफाइन कौन सा करना है, नॉन वर्बल को डिफाइन करना है। नॉन वर्बल मतलब कि जो चीज़ बोल के एक्सप्रेस नहीं करी हो, उसको आपको डिफाइन करना है कि जो नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये क्या होती है और क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके। जैसे आप अपनी आइज़ के इशारों में आपने कोई बात कह दी हो। कई बार सिचुएशन होती है, पेरेंट्स ना, स्पेशली फादर गुस्से में होते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, आंखों से ही डर लग जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, एक आई कॉन्टैक्ट हुआ, या जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थे, या जो आपका बॉडी जेस्चर था, मतलब कि बॉडी में जो भी आपने हाथों का, सिंबल्स का यूज़ किया। जब आप अपने हाथों को यूज़ करते हैं किसी को अपनी साइड बुलाने के लिए, दूर भेजने के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना जिसमें आपने कुछ बोला नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन थे उससे आपकी बात या आपका मैसेज औरों तक पहुंच गया, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दो पार्ट्स में आप इस आंसर को लिखना, एक होता है ईजी प्रेजेंटेशन होता है एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूटिंग। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आता है ईजी प्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है ना उसको आप काफी हद तक इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई चीज को दिखा दिया, किसी की पिक्चर आपने दिखा दी, जैसे आपने फूड, कोई भी फूड बना हुआ दिखा दिया, तो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज खाने की पिक्चर है, तो यहाँ पे डाइनिंग है या फिर फूड का कुछ अरेंजमेंट है, कहीं पे वाटर टैंक बना हुआ है, तो आपको समझ आ जाता है। तो ये चीजें किस में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो कोई विजुअल इफेक्ट दे दिया, वो ऑडियो विजुअल होता है, या फिर कोई साइलेंट मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफी हद तक ईजी हो जाती है। वहीं पे जैसे कि आपने ट्रैफिक सिग्नल्स को देखा होगा सॉरी, आज थोड़ा ना फ़ोन भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, हाथ में मेरे काफ़ी पेन है जिसकी वजह से ये इतना हिल रहा है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ना लिखा मैंने बहुत कम है। जो चीज़ भी है ना मैं समझा रही हूँ तो उसमें थोड़ा हिलेगा भी ना, तो आपको दिक्कत इतनी नहीं आनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल्स का मैं आपको बता रही थी, जहाँ पे यू टर्न का सिंबल बना हुआ था, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो चीज़ आपको सिंबल से समझ में आ गई। ट्रैफिक लाइट होती है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो देखिए वो एक चीज़ से ही आपको कितना कुछ समझ में आ जाता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। सेकेंड वन जो होता है वो सब्सटीट्यूटिंग होता है। जो मैसेजेस होते हैं ना, नॉन वर्बल मैसेजेस, उनको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है फॉर द वर्बल मैसेज, स्पेशली इफ इट इज़ ब्लॉक्ड बाय नॉइस, या फिर इंटरप्शन हो जाता है, या लॉन्ग
डिस्टेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे जो भी नॉन वर्बल मैसेज होते हैं ना, उनको सब्स्टिट्यूट करके देखा भी जा सकता है। अब कोई भी आपने खाने की कोई चीज़ बना रखी है, तो आप उसको अगर बोल के नहीं भी समझा पा रहे, शोर है या किसी भी वजह से, तो वो चीज़ आपका मैसेज जो है ना वो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, विदाउट यूजिंग एनी ओरल और रिटन वर्ड को भी यूज किए बिना आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। प्लस जो कॉमन टाइप होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो क्या क्या होता है उसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आईज हो गया, ओके, और जो आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, या बॉडी पोस्चर हो जाता है, हाथों से आप इशारे करके किसी को बुलाते हैं, कोई कुछ बात समझाते हैं। बॉडी ओरिएंटेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपका टच हो गया, या किसी चीज का टच आपके पास में हो गया, या जो पैरालिंग्विस्टिक होता है, या जो साइलेंस, सबसे बड़ा जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये इसमें साइलेंस होता है। मानिए आप किसी से बहुत गुस्से में चुप हो जाइए, सामने वाले को कुछ समझ में आ जाता है ये चीजें, तो ये आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 10 टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रखी है, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, किसी चीज़ की अपीयरेंस हो गई, इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं, आई कांटेक्ट वगैरह, ये टाइप्स में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट आता है 5 फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसके कौन कौन से 5 फंक्शंस है, तो ये 5 फंक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट फंक्शन आता है री इन्फोर्समेंट, ये फर्स्ट हो गया री इन्फोर्समेंट। सेकेंड वन इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो ये आपके पास में दे रखे हैं ना पॉइंट्स, जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, आप इनको पॉइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि री इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन हो गया, और एसेंट्यूशिएशंस हो गया, या रेगुलेशन। देखिए मुझे इसका वर्ड का प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको चेक कर लेना कि ये क्या चीज़ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला जो है ना, इसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट। तो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको क्या होता है री इन्फोर्समेंट में, कि कोई भी जो एक्शन होता है या प्रोसेस होता है जिसको री इन्फोर्स किया जा रहा है, या किसी को इनकरेज करने का जो प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ किस में आती है, आपके पास में री इन्फोर्समेंट में आती है। आप किसी को इनकरेज करते हैं बिना कुछ बोले, आपका जो स्माइल है या आपका सपोर्ट वहां पे होना, तो ये चीजें आप इसमें दिखा सकते हैं कि आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी आपने क्या चीज दिखा दी कि हाँ आप उस इंसान के साथ में हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें री इन्फोर्समेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होना किसी भी आइडिया का, फीचर का, स्टेटमेंट का। तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ये टर्म्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको अभी समझाया ही था कि किसी चीज को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं का इसका मतलब ये कि आप जैसे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा नॉइस है, तो उसकी टाइम पे आपकी जो वॉइस है ना वो क्लियर नहीं हो सकती, आप नहीं समझा पाए, तो उस टाइम पे आपका जो मैसेज था या जो सिंबल चीज आपको दिखी ना, उसने आपका पूरा कंप्लीट समझा दिया कि हाँ इससे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसेंट्यूनेशन होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही नोटिसेबल या प्रोमिनेंट बनाना। कोई भी आपने फंकी सी जैकेट पहनी हुई है, या कोई चीज जो बहुत अट्रैक्टिव आपने बना दी हो, जिसको बिना मतलब जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना पड़े, आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ ये चीज हो रही है, या आप ये चीज कहना यहाँ पे चाहते हैं। तो ये एग्जांपल होता है। जैसे कहीं पे लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो वहां पे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि पार्टी चल रही है, वो म्यूजिक ने ही अपने आप ही रिप्रेजेंटेशन दे दी होती है। इसके अलावा जो रेगुलेशन होता है, इसमें स्पेशली रूल्स वगैरह से रिलेटेड बात कर दी जाती है। जो चीज़ें आप कुछ काफ़ी मेंटेन करके चलते हैं, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, तो ये कुछ पॉइंट्स आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं। और जितने भी ये फंक्शंस मैंने आपको दिए हैं, 5 फंक्शन जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन को अपने मैसेज को सेंड करने में और मैसेज को रिसीव करने में। सेंड भी होता ज़रूरी होता है, और जो रिसीविंग होती है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीज़ आपने जैसे मैसेज को सेंड किया, क्या वो रिसीव भी उतने ही इफेक्टिव वे में हुआ, तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो ये जो फंक्शंस है ना, ये सेंड प्लस रिसीव दोनों ही में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, और कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा मोर जो अंडरस्टैंडेबल है वो चीज बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ आपके पास में सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी क्या होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय स्कीमा थ्योरी, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग प्रोसेस। तो ये थ्योरी क्या होती है, और जो रीडिंग प्रोसेस होता है, रीडिंग मतलब किसी चीज़ को पढ़ पाना, जो आप ये वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा जो रीडिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस
एक्सपेरिमेंट्स होती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्कीमा थ्योरी का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो कैरेक्टराइज किया आपने कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको लॉन्ग टर्म में एज अ मेमोरी में आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर पा रहे हैं। कोई चीज़ आपने पढ़ी, कोई चीज़ समझी, तो उसको कितने ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आती है आपकी स्कीमा थ्योरी में। जो स्कीमा वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ लिंक्ड मेमोरीज हो सकती हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, मूवमेंट्स हो सकते हैं, जो चीज़ आप ध्यान में रख पाते हैं। बहुत सारे ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रह जाती है। कोई सॉन्ग है मानिए, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ जो भी अच्छा फील करा होगा या आपने किसी को कुछ कहा होगा, आपके साथ में कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसको रिलेट करके ध्यान में रख लिया। तो ये बेसिकली इसका मतलब यही होता है स्कीमा इसमें वर्ड में, या जो स्कीमा थ्योरी आप ध्यान में रखेंगे तो यही होता है कि आप किसी चीज़ को कितने लॉन्ग टर्म में याद रख रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और किसी तरीके से वो मेमोरीज में लिंक भी हो सकता है, कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं। और स्कीमा थ्योरी अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक ब्रांच होता है कॉग्निटिव साइंस में जो कि कंसर्न्ड होता है विद हाउ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स नॉलेज। तो ये पॉइंट्स आप स्कीमा इसमें थ्योरी में लिख सकते हैं। इसके बाद में जो स्कीमा थ्योरी है ना, इसमें ये पॉइंट आपको लिखना है कि ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज अ कॉग्निटिव शॉर्टकट। कॉग्निटिव का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू योर थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस। तो उससे रिलेटेड जब आप चीज़ें होती हैं उसको हम कॉग्निटिव शॉर्टकट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे होता क्या है, कोई चीज़ ना आपने पढ़ी है, कोई चीज़ देखी है, तो उससे आपकी एक मेमोरी लिंक्ड हो जाती है। आपने कोई ट्री देखा, कहीं पे आप ठंडी जगह पे गए, तो आपको ना वो चीज़ें मेमोरीज याद होती हैं। कभी आपने कोई आइसक्रीम, वैसे तो यूजुअली सब लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी आप जब आइसक्रीम खा रहे हो तो कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा हुआ, आपकी मेमोरीज बनी आपके फ्रेंड्स के साथ में या आपके लव्ड वन के साथ में। तो जब भी आप दोबारा वो आइसक्रीम खाएंगे या वो सिचुएशन देखेंगे या उस जगह पे जाते हैं तो आपको पहली वाली चीज़ें जो है ना वो याद आने लग जाती है, वो रिलेट होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें होती है कॉग्निटिव शॉर्टकट्स में कि आपको वो चीज़ें एकदम से स्ट्राइक कर गई, और स्पेशली वो चीज़ें जिसको आप भूलना चाहते हो ना वो चीज़ें फिर भी आपको याद आ जाती है, तो कॉग्निटिव शॉर्टकट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है मेकिंग स्टोरीज न्यू थिंग इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और कोई नई स्टोरी आपने क्रिएट कर दी जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी थी, उससे कुछ एक नया एक्सपीरियंस आपको मिल गया हो। उसके अलावा जो रिट्रीवल हो गया ऑफ देम सच मच क्विकर और मोर एफिशिएंट। रिट्रीवल का मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ को याद करना या उस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करना। मानिए आपके घर में कोई फंक्शन हुआ है, उससे आपकी इतनी सारी मेमोरीज रिलेट थी, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा आपको लगा था उस टाइम पे, और फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि इसके अलावा आपने जब दोबारा कोई फंक्शन हुआ, कहीं और किसी के घर में फंक्शन हो रहा था, तो आप वो चीज़ों को ना याद करें कि हमारे घर में हुआ था तो ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। तो ये चीज़ें होती है रिट्रीवल ऑफ देम। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जो स्मेल होती है किसी चीज़ की, जैसे केक वगैरह की, तो आप किसी चीज़ को ऐसे जब बेकिंग करते हैं ना तो वो चीज़ आपको रियलाइज करवाती है कि वैसी ही स्मेल किसी और चीज़ की है। तो जो स्मेल होती है ना वो भी आपको याद दिलाती है कि ये स्मेल आपने पहले कहीं पे फ्लेवर या ये जो स्मेल है इसको पहले भी आप फील कर चुके हैं, स्मेल कर चुके हैं। तो ये चीज़ें आपके पास में स्कीमा थ्योरी में आती हैं। और इफ़ यू कंसिडर स्कीमा, अगर उसको थ्योरी को आप एज अ प्लूरल फॉर्म में देखते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ को प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेसन को या फिर जो रिसोर्सेज को प्लान कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें भी आप स्कीमा थ्योरी में लिख सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है स्कीमा के में, आप इसमें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्पेंडिंग टाइम डायरेक्टली टीचिंग देम विद अ मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी विल यूजुअली इंप्रूव योर स्टूडेंट्स एबिलिटी। और कुछ आप जो चीज़ें पढ़ते हैं आप ध्यान में रखते हैं ना, तो कुछ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ में हुए होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाती हैं, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रह जाती है। तो स्कीमा थ्योरी बेसिकली यही हो गया कि कोई चीज़ को आप कितने अच्छे टाइम तक याद रख पाते हैं कनेक्ट करके। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, स्टोरी की फॉर्म में रीड करते चले जाते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेस स्ट्रेसफुल टाइम में और बहुत ही कम टाइम लेती हैं, और उसके बाद में ना आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जो स्कीमा थ्योरी है रीडिंग प्रोसेस में काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं। जब आप रीड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में ना उसकी पिक्चर क्रिएट होती जा रही है, जो भी इमेज आप देख रहे हैं वो एक क्रिएट होती जा रही है, जिससे आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती है ये रीडिंग के टाइम में कि जो रीडर्स होते हैं ना, वो उन्होंने जो चीज़ पढ़ी होती है पहले या जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेट करने में, समझने में ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है।
एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ कि जब आप कोई भी थ्योरी कंसेप्ट कुछ भी जब आप पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है रीड करते करते आपको लगता है ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है, और उन पॉइंट्स को आप और अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को याद कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है स्कीमा थ्योरी में, कुछ प्रॉब्लम, कुछ जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी आ सकती हैं, जैसे कि आप जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं कर पाए, वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता था तो आप समझ नहीं पाए, या फिर जो कंपनसेट नहीं कर पाए उस डेफिशिएंसी से, हायर लेवल ऑफ नॉलेज था उसमें, जो टॉपिक था उसकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी या आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और जो आपके पास में मटेरियल था रीडिंग के टाइम में वो बहुत ही छोटे लेवल पे दे रखा था, तो ये कुछ डेफिशिएंसीज भी आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसी का ही आंसर है ये। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्कीमा इज देयर फॉर टू हेल्प द रीडर्स टू मैच व्हाट दे नो विद व्हाट द राइटर रिटर्न टेक्स्ट टेल्स, दैट इज टू मॉनिटर देयर कॉम्प्रीहेंशंस। तो स्कीमा बेसिकली क्या हेल्प करता है कि क्या ऑथर को, राइटर को क्या चीज़ पता है और जो उसमें रिटर्न टेक्स्ट है उससे वो कैसे रिलेट कर सकता है, कोरिलेट कर सकता है। बेसिकली जैसे कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको समझा और आपने कुछ अपनी थ्योरीज लगाई और उसके बाद में जो भी आपको आंसर्स बोले थे अटेम्प्ट करने के लिए तो वो आपने समझ लिए। अब जो कल आप एग्जाम में कुछ लिख के आएंगे ना तो वो भी आपका स्कीमा थ्योरी का एक एग्जाम्पल है कि अभी आपने मेरी वीडियो से कोई चीज़ें समझी, कुछ पॉइंट्स को पिक करा, कुछ आपने थोड़ा बहुत कहीं से रीड करा और दोनों को कंबाइन करके आप अपना एक आंसर बना के लिख के आप आ रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्कीमा थ्योरी, हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग रीडिंग प्रोसेस। तो ये आंसर हो गया आपका। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग एंड दैट मीनिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर एज अ रीडर। तो जो 4 लेवल ऑफ मीनिंग होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं और एज अ रीडर आपको उनसे कैसे आप अवेयर होना आपको चाहिए और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनसे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 4 लेवल्स पूछे हैं, चारों लेवल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, मतलब जो मेन हेडिंग है वो लिखी है ताकि हेडिंग आपको ध्यान में रहे, तभी आप इसको रिलेट करके लिख पाएंगे। अब वन बाय वन एक एक को समझते हैं। पहला आता है लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है, व्हाट अ पैराग्राफ, बिकॉज इट कंटेन जस्ट, जो पैराग्राफ होता है ना उसमें पूरे एंटायर पेपर में उसमें फैक्ट्स वगैरह होते हैं, थ्रू आउट द पेपर आप उसमें क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो लिटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिटरल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक सिंपली जो टेक्स्ट होता है वो क्या कहना चाहता है, आपने उसका क्या कंक्लूजन निकाला, क्या आपने वो चीज़ समझी, तो वो चीज़ आती है आपके लिटरल में। जैसे कि मानिए आपने ये पूरा पेज पढ़ा और उसके बाद में आपने कंक्लूजन निकाला कि इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं या जो कॉम्प्रीहेंशन आपको दे रखा है इसका ये मीनिंग है, एक्चुअल में जो स्टोरी है उसमें ये चीज़ हुई और इसका ये मीनिंग था और आपने उसको शॉर्ट में समझ लिया, तो वो चीज़ होती है आपके पास में लिटरल में। किसी आपने 3 आवर्स की कोई मूवी देखी, उसका आपने एक कंक्लूजन निकाला कि इस पूरी 3-4 घंटे का या जो 2.5-3 घंटे का टाइम था ना, इस पूरे टाइम का ये मतलब था या इसमें ये चीज़ समझाई गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, एडवांस अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो लिटरल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग प्रोसेस में। सेकेंड जो मेथड आता है वो आता है इंटरप्रेटेटिव। इंटरप्रेटेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन है ना वो इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। जो ऑथर के थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं लिसनर के लिए, उसको उन्होंने लिख तो दिया लेकिन आपने उसको कितने अच्छे से समझा। तो रीडर जो होता है ना उसको अपने मीनिंग को पूरा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, जो भी सिलेक्शन होती है शेयर करनी चाहिए ऑडियंस के साथ में, उस चीज़ को समझना चाहिए कि जो राइटर थे, ऑथर थे, पोएट थे, उनके क्या फीलिंग्स थी, किस इमोशंस के साथ में उन्होंने पोयम या स्टोरी जो भी दी है तो वो किस इमोशंस के साथ में थी। तो ये चीज़ आती है आपकी इंटरप्रेटिव में, जो चीज़ आपको लिखी गई थी क्या वो मैसेज आपको वो मिल पाया, क्या वो मैसेज आप समझ पाए, क्या वो चीज़ें आप समझ पाए जो वो और राइटर आपको समझाना चाहता था। तो ये चीज़ आती है आपकी इंटरप्रेटेटिव में। इसके अंदर जितनी भी स्किल्स होती हैं, जैसे कब आपको पढ़ना है बहुत लाउडली, कब आपको स्लो पढ़ना है, कब आपका जो साउंड है वो लो साउंड होना चाहिए, कब आप सैड न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कब आप अच्छी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें। प्लस जो वोकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आवाज़ का कम होना, ज़्यादा होना, थोड़ी हैवी टोन में बोलना, थोड़ी हैप्पीनेस के साथ में बोलना, क्लियरिटी आना, करेक्ट जो आर्टिकुलेशन है, प्रोनाउंसिएशन है, और कहाँ पे आपको पोज देना है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और कहाँ पे कॉमा है, तो जो रीडिंग में ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये चीज़ें आपकी आती हैं इंटरप्रेटिव में। कुछ लोग कैसे रीडिंग करते हैं, नॉन स्टॉप ना पढ़ते चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता पैराग्राफ कब चेंज हुआ, कब फुल स्टॉप आया, कब कॉमा आया, और कुछ की रीडिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि सुन के ही आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो सेकेंड आता है आपके पास में इंटरप्रेटिव।
थर्ड आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल जो है ना थोड़ा नाम से ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, तो ये मोर एक्टिव फॉर्म होती है रीडिंग की, जिसके अंदर काफ़ी डीपर और मोर कॉम्प्लेक्स होता है टेक्स्ट, जहाँ पे जो टेक्स्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा हो, आपने उसको समझा, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और समटाइम्स उसको हम इवेल्युएट करते हैं, अपनी डी कोडिंग करते हैं कि ईजी वर्ड्स को कुछ आपने जो उसमें डिफिकल्ट वोकैबुलरी थी, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स से उसको आपने ईजी वे में एक्सप्रेस करा, चीज़ों को आपने रिलेट करके समझा। When we read critically, we use our critical thinking skills. तो जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको अपनी क्रिटिकल स्किल्स को भी एनहेंस करना पड़ता है, चीज़ों को ये क्यों हुआ, टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऑथर कहना चाहता है, आपके खुद के भी थॉट्स उसमें आपको ऐड करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ आती है आपकी क्रिटिकल में। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है, एक डिफाइन करता है रीडिंग को और अनडिफाइन करता है मीनिंग को। जो क्रिएटिव वर्ड होता है ना, इसमें जो रीडिंग होती है उसको डिफाइन किया जाता है और जो मीनिंग होता है उसको अनडिफाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। जैसे कुछ भी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, तो आपने उसको कितना अच्छे तरीके से समझा, उससे आप क्या नया आइडिया निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी क्रिएटिव में। आपने कोई भी स्टोरी सुनी, समझी और आपने देखा भाई उसमें जो हीरो था या जो कैरेक्टर है वो ऐसे डूब गया, तो आप उससे ना एक नई क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं कि यहाँ से स्टोरी नई स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पे उनके चैप्टर 2 पार्ट 2 ऐसे आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑथर ना जो राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से कुछ नया आना चाहिए, तो वो चीज़ आती है आपके पास में क्रिएटिव। कोई पैराग्राफ आपको दे रखा है, स्टोरी किसी और की दे रखी है, लेकिन आपने उसको इतना अच्छे से पढ़ा, इतना अच्छे से समझा कि उसमें से आपने कुछ नया आइडिया निकाल लिया, तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास में क्रिएटिव में। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर व्यूअर्स, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। आपका जो सब्जेक्ट है BEGAE 182, और देखिए मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, स्टिल मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा है कि हाँ ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इसका 1 या 2 पार्ट और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए आपके एग्ज़ाम में। और प्लीज़ मुझे उससे पहले ये कॉमेंट करिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, कल मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में होगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और फिर मैं और थोड़ा सा अपलोड कर दूंगी इसको। बाकी आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से कि आप एटलीस्ट वीडियोज़ को लाइक करें। व्यूज़ आते हैं, देखते हैं, लेकिन लाइक करने में इतनी देर नहीं लगती है। देखिए मेहनत बहुत लगती है मुझे, इसको रिकॉर्डिंग में ना बहुत मेहनत लगती है, और स्पेशली तब जब मेरे पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो मैं आपको ये शो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपका एक लाइक ना मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इवन मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है कि हाँ चलो मेरी मेहनत आप लोगों को ख़राब नहीं लगी और मैंने कुछ आप लोगों की हेल्प करी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियोस को शेयर करना ताकि और लोगों को भी ये वीडियोस मिल पाएँ। एंड थैंक यू सो मच। और बाकी आप जो भी सब्जेक्ट का डिमांड करते हैं ना, आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होती है, तो आप प्लीज़ मुझे ना उसके लिए आपके एग्जाम की डेट को भी मैंशन कर दिया कीजिए, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं थोड़ा और एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।